नमस्कार सभी को। मैं विनोद कुमार, सोशल साइंस टीचर, जवाहर नवोदय विद्यालय रखोली। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का सिविक्स का पहला पाठ, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड about Indian Constitution, its main features and need of Constitution। इनके भारतीय संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान की मुख्य विशेषताएं आदि। सबसे पहले संविधान की ज़रूरत क्यों है, इसका हम छोटा सा उदाहरण लेंगे। हम सभी नवोदय विद्यालय के सदस्य हैं। नवोदय विद्यालय में सवेरे से शाम तक का एक होता है डेली रूटीन, जिसे दैनिक दिनचर्या बोलते हैं हम। उसमें सवेरे 5 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक का शेड्यूल लिखा जाता है। इट मीन्स उसमें बताया जाता है किस टाइम हम क्या करेंगे। उन नियमों में बंधकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना होता है। तो इस प्रकार से नवोदय विद्यालय सुचारू रूप से चलते हैं। डेली रूटीन नहीं होगा तो हमें ये नहीं पता चले किस टाइम हम क्या काम करना है। तो उसी प्रकार से एक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, और वो नियम एक सूचीबद्ध किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। एक जो किताब होती है, जो पुस्तक होती है, उसको हम संविधान बोलते हैं। विधान होता है कानून, संविधान, कानूनों का पुलिंदा संविधान बोलते हैं। तो ज़रूरत क्यों है, ये हमने छोटा सा उदाहरण के द्वारा आपको समझाया गया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें कि हमको ज़रूरत क्यों है। अमीर व्यक्ति गरीबों के साथ भेदभाव न करे, बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों के साथ भेदभाव न कर पाएँ। मीन्स जो मेजॉरिटी होती है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, चाहे धर्म के अनुसार मान लीजिए, जाति के अनुसार मान लीजिए, और जिनकी संख्या कम यानी कि जो माइनॉरिटी में होते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। सभी स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत कर सकें, अपने सपनों को संजो सकें, बिना किसी डर के अपनी बात कह सकें। इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान नहीं होगा तो हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी चलेगा। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर होगा उसकी ही बात मानी जाएगी। कमज़ोर व्यक्ति किसी भी रूप में कमज़ोर हो सकता है, धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार, शारीरिक स्थिति के अनुसार, तो उनके साथ भेदभाव होगा। तो इस प्रकार से संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान सभा, तो सबसे पहले संविधान बनाने की जो परंपरा है या शुरुआत है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1934 में मांग की थी कि हमारे देश में संविधान होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए या और स्वतंत्रता आंदोलन चलता रहा, और आज़ादी की बिल्कुल बेला पर हम पहुँचे, निकट पहुँचे, तो अंग्रेज़ों ने भी कहा कि आप पहले अपना संविधान बनाइए, फिर आपको आज़ाद करें। तो दिसंबर 1946 में हमने एक संविधान सभा का गठन किया गया, और हमारा संविधान दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1946 तक तकरीबन 3 साल, पूरा समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतने दिनों में बनकर तकरीबन 300 के आसपास इसके मेंबर थे, और 300 के आसपास ही इसकी मीटिंग हुई। तो इस प्रकार से संविधान बनकर हमारे सामने तैयार हुआ। संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। और संविधान सभा की में एक प्रारूप समिति बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कहा जाता है। उसके जो चेयरपर्सन बनाए गए, उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका मुख्य काम ये था कि संविधान में क्या क्या शामिल करना है, क्या होना चाहिए। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चीफ बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है संविधान हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। संविधान की ज़रूरत क्यों है, आगे फिर वही बात है। एक और बहुत ज़रूरी बात देखिए, लोकतंत्र में हम अपने नेता चुनते हैं। सभी एमपीज, एमएलए, सरपंच, एमसी वगैरह चुने जाते हैं। यदि इनकी सत्ता इनकी शक्ति जो दी जाती है
उस पर किसी प्रकार का अंकुश यानी कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो क्या होगा, मनमर्जी करेंगे, वो पावर का मिसयूज करेंगे, यानी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। इस तरह से उनकी सत्ता को दुरुपयोग से रोकने के लिए देश में कानून बनाए गए हैं ताकि उन पर भी किसी प्रकार का दबाव हो तो उनको भी अपना काम कानून के अंदर रहकर ही करना होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखिए, इस संविधान के जनक भी कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनका मैंने बताया बहुत बड़ी भूमिका है संविधान को बनाने में। संविधान के मुख्य लक्षण या मुख्य विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है फेडरलिज्म, संघवाद। जिस प्रकार हमारा ये हाथ है, 5 उंगलियां या 4 उंगलियां का अंगूठा 5 उंगलियां मानी जाती है, ये अलग अलग हैं। उसी प्रकार से अलग अलग हमारे देश में राज्य हैं। फिलहाल 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जिस प्रकार से स्टेट से इनको मिलाया जाता है यानी कि एक मुट्ठी बन जाती है, उसी प्रकार अलग अलग राज्य की अपनी सरकार होती है और सभी राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर एक देश की सरकार बनाते हैं। संघ होता है इकट्ठा, तो इसी को संघवाद बोलते हैं, यानी कि सरकार का अलग अलग सत्र होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और स्थानीय शासन होती है, लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायत या नगर पालिका वगैरह आदि बोलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश में जो सरकार चलाने का है। संसद के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव हम सब नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। जनता ने जिन लोगों को चुना है यानी कि एमएलए एमपी जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति। दूसरा भाग है लोकसभा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 545, लेकिन 543 का इलेक्शन होता है और 2 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। उनको एंग्लो इंडियंस मेंबर्स कहते हैं, एंग्लो इंडियंस। इसी प्रकार के लोकसभा है, अपर हाउस जिसको बोलते हैं, इसके सदस्यों की संख्या है 245 हो सकती है वैसे 233। इसमें भी 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, हो सकते हैं 250 लेकिन 245 होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो याद रखिए, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य। वो 12 सदस्य जो अपनी किसी विशेष उपलब्धि के लिए जाने जाते हैं, और सोशल रिफॉर्मर भी हो सकते हैं, फेमस डॉक्टर भी हो सकते हैं, फेमस प्लेयर भी हो सकते हैं, हीरो हीरोइन भी हो सकते हैं। कोई भी देश में जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, मेल फीमेल, उसको राष्ट्रपति अपने विवेक से अपनी मर्जी से उनको बना सकता है। नंबर 3 है शक्तियों का बंटवारा, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। सरकार के भी 3 भाग होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और जो सरकार है उसको भी 3 भागों में बांटते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। यानी कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में आपके पंचायती राज जैसे पंचायत, नगर पालिका, ब्लॉक समिति, जिला परिषद आदि आते हैं। राज्य सरकार में आपको पता ही है, अलग अलग राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, जैसे पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आदि। और केंद्र सरकार होती है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों से मिलकर केंद्र सरकार बनती है। तो शक्ति, उस पार सरकार के भी 3 भाग होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जो कानून बनाने का जो काम करती है वो विधायिका होती है। इट मीन्स मंत्री जो वगैरह होते हैं, जो सरकार में होते हैं, सत्ताधारी दल जिसको बोलते हैं, रूलिंग पार्टी, ज़्यादातर वो सदस्य इसके शामिल होते हैं, तो वो कानून बनाने का काम करते हैं। एक होती कार्यपालिका जो उनको लागू करती है, ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं, सभी नौकरशाह उसमें आते हैं। और तीसरा पार्ट है इसमें न्यायपालिका, जुडिशरी, हमारी कोर्ट्स वगैरह आपने सुना हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो वो तीनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। न्यायपालिका से स्वतंत्र है कार्यपालिका विधायिका, तीनों अपने अपने प्रकार से सत्ता सरकार का शक्तियों का बंटवारा होता है। नेक्स्ट है नंबर 4 था मौलिक अधिकार। देश के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान की शॉल यानी कि शॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान से मौलिक अधिकार निकाल दिए जाएं तो वो इम्पोर्टेंस संविधान की नहीं रहेगी। इसलिए जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा निकल जाती है, मिट्टी बन जाता है, उसी प्रकार संविधान से मौलिक अधिकार यदि निकाल दिए जाएं तो संविधान बेकार है। क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान का निचोड़ है, मेन बात है। 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले है समानता का अधिकार, यानी कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इनका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा देगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर एक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। सार्वजनिक स्थान में सरकारी स्थान, जैसे स्कूल, कॉलेज, होटल, दुकान, होटल, एवरीथिंग, जहाँ सभी लोग आ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। इसी अधिकार के तहत छुआछूत की समस्या थी, जो प्रथा थी, जो निम्न जाति के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उसको समाप्त किया गया। अनटचेबिलिटी जिसका बोलते हैं। नंबर 2 अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति अपने व्यूज, अपने विचार और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता और कोई भी काम करने की स्वतंत्रता। लीगल, इलीगल नहीं, कोई भी वैध काम जो है वो हम कर सकते हैं। मेरी मर्जी है, मैं एक टीचर हूँ, चाहे तो लॉयर का कोर्स करके लॉयर बन सकता हूँ, या अपने टीचर की जॉब को छोड़ कोई और काम कर सकता हूँ। तो सरकार उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगी या नहीं रोकेगी। अपनी मर्जी से हम अपने पेशा, ऑक्यूपेशन यानी कि चेंज कर सकते हैं। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जिस प्रकार से हम बाजार से आज सब्जी, फल, फ्रूट लेके आते हैं, इसी प्रकार से पहले इंसानों को बेचा जाता था। इंसानों की मंडी लगती थी, लेकिन आजकल वैसा नहीं है। सेकंड है, इसमें 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार से काम कराना कानूनन अपराध है, वो हम नहीं करा सकते। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको पता है हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। हर व्यक्ति अपने धर्म के विकास के लिए कार्य कर सकता है, अपनी इच्छा से धर्म ग्रहण कर सकता है, बदल सकता है। मेरी इच्छा है, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख बनने की इच्छा है तो मैं बन सकता हूँ, सरकार कोई रोक नहीं लगाएगी। मैं बौद्ध बनना चाहूँ तो बौद्ध बन सकता हूँ, सरकार इसी प्रकार किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करेगी। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार नंबर 5। संविधान में यह भी कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह वो भी खोल सकते हैं। अपनी भाषा, अपने गीत, संगीत का विकास कर सकते हैं। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऊपर जो हमने बताए 5 अधिकार, यदि कोई भी अधिकार आपको नहीं मिलता है तो इस अधिकार के तहत आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर हम अदालत में जा सकते हैं। अदालत मीन्स कोर्ट में जा सकते हैं। अगली विशेषता है नंबर 5, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलर, ये हमने पहले ही बता दिया आपको। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। देखो, भारत का राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पक्षी भी है, राष्ट्रीय पशु भी है, लेकिन राष्ट्रीय धर्म नहीं है। उसका यही कारण है कि यहाँ पर सभी धर्मों को एक बराबर माना जाता है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अंदर सदस्यों को न दबाएं, जैसे जाति के अनुसार होता है। अपर कास्ट लोअर कास्ट के साथ मिसबिहेव करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इलीगल है। राज्य में सरकार न तो किसी खास धर्म को थोपेगी और न ही कि लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगी। ये सभी धर्मनिरपेक्षता के पाठ है। तो आज हमने संविधान के बारे में पढ़ा और संविधान के मुख्य के बारे में पढ़ा। ये आपके अभ्यास के प्रश्न है,
उम्मीद है आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। अब किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद नंबर तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होगा तो क्या होगा, ये भी आपको बताया मैंने कि वो सत्ता का मिसयूज कर सकते हैं, इसलिए उन पर कहा गया है। और ये नीचे क्वेश्चन नंबर 5 में ये बातें बताई गई है, संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, ये सभी भी आपको बताया गया। ओके, जय हिंद, जय भारत।